Good morning, students. So, today we'll start with our NCRT Standard 9th 11th chapter. This chapter belongs to the physics section, and we'll start with work and energy. Alright, now in this entire chapter, जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और यानी कि ये चैप्टर पूरा करने के बाद आप किन किन बातों को जानने वाले हो और इन सारी बातों का आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो हम सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें हम वर्क के बारे में करने वाले हैं। सो आफ्टर दिस चैप्टर विल बी एबल टू डिफाइन वर्क, उसका यूनिट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं। आफ्टर डैट हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो डिफ़ाइन कर पाएंगे, उसके टाइप्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे और जो उसके यूनिट्स है उसे भी हम आराम से बता पाएंगे। ठीक है, अब एनर्जी ही जो है, एनर्जी के पार्ट से ही दो और एक्स्ट्रा पार्ट हैं यहाँ पर हम लोग, जिसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं, जिनके फॉर्मूला को हम डिराइव करने वाले हैं। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो एनर्जी के फॉर्मूलाज को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। सो दिस डेरिवेशंस ऑल्सो यूल पीपल विल लर्न after this chapter. Once this chapter is over, you will be able to derive these two formulas. Then you're going to learn about laws of conservation of energy. आप laws of conservation of energy के बारे में पढ़ोगे और इसका भी जो derivation है बराबर, it is one of the longest derivation, आप इसे भी आराम से derive कर पाओगे. And the last section is the power, and here we'll be able to define mechanical power as well as electrical power. और बाद में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा प्रैक्टिकल चीज़ है, हम आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे घर का बिजली का बिल जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो कितना आ सकता है या कितना नहीं आ सकता है। अगर तो बच्चों, अगर ये आप चैप्टर कर रहे हो, इसे पूरा ध्यान से सुन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर से सीखने वाले हो बराबर। तो लेट अस स्टार्ट विथ वर्क। और जब हम वर्क करके थक जाएंगे तो हमें चाहिए होगा कुछ एनर्जी, और जब हमारे पास आ जाएगा एनर्जी तो हमें मिल जाएगा बहुत सारा पावर। सो लेट अस स्टार्ट विथ वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों, सबसे पहले जो वर्क है ना, ये वर्क को हम लोग दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। एक होता है हमारा मेंटल वर्क, कोई बच्चा अगर बैठ के पढ़ाई कर रहा है बराबर, तो वो जो कर रहा है, बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो मेंटल वर्क कर रहा है। और दूसरा जो हमारा है, जिसके बारे में हम ये चैप्टर कर रहे हैं, वो हमारा फिजिकल वर्क। तो ये पूरे चैप्टर में बच्चों हम फिजिकल वर्क को ही वर्क बोल रहे हैं बराबर, यानी हम जो पूरा जो कंसिडर कर रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में हम फिजिकल वर्क को कंसिडर कर रहे हैं। सो फिजिकल वर्क इज कंसिडर्ड इन दिस एंटायर चैप्टर। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, जब भी आप वर्क के बारे में बात करोगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क के बारे में बात करोगे। तो ये फिजिकल वर्क कब होता है, कब हम कह सकते हैं कि भाई हमने फिजिकल वर्क किया है? व्हेन कैन वी से दैट वी हैव डन अ फिजिकल वर्क? तो वर्क इज सेड टू बी डन बराबर, that is, a physical work is said to be done when a force is applied on an object causes displacement of the object। यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई वर्क हो गया है। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड दैट फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स बाय पिकिंग इट अप, सो फ्रॉम दिस पोजिशन आई शिफ्टेड टू दिस पोजिशन। तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया
तो क्या इसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया? यस। तो क्या यहाँ पर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ इस पेन के ऊपर? यस, आई एम डूइंग अ वर्क ऑन दिस पेन बिकॉज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट एंड ड्यू टू दैट फोर्स इट इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट। यानी हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों? वर्क कर रहे हैं। हम इसी वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on an object and it causes the displacement of the object. All right kids, so now एक जनरल डेफिनेशन जो होगा, यानी हमें क्या पता चल गया कि भाई वर्क जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बराबर। जो हमारा फिजिकल वर्क है अब वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है हमारा फोर्स और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? आप यहाँ से अब ये कह सकते हो कि भाई वर्क जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमने पिछले जो भी चैप्टर्स किए उसमें हम जानते हैं कि हम फोर्स को F से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं और वर्क को हम W से डिनोट करेंगे। वर्क को हम W से डिनोट करेंगे। फोर्स पहले आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करेंगे और W को हम वर्क को हम W से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं पता है बच्चों आपको? हम ये कह सकते हैं कि भाई जो वर्क होता है इज नथिंग बट फोर्स इनटू, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Therefore W is equal to F into S। ये हो गया आपका वर्क का एक फॉर्मूला, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, बराबर, लेकिन ये एक फॉर्मूला है वर्क का जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब ऐसा है फॉर्मूला ना, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ही ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स अगर ये साइड पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही साइड पर है, बराबर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब मैं आपके लिए जाके एक जनरल फार्मूला डिराइव करना हूँ, बराबर। नाउ वी विल गो एंड डिराइव अ वेरी जनरल फार्मूला फॉर वर्क, और वहाँ से हम थोड़ा वर्क के बारे में और कुछ जानेंगे बच्चों। तो बेसिक चीज़ ये था वर्क के बारे में, ठीक है बच्चों। अबाउट यूनिट्स विल टॉक लेटर, अबाउट द टाइप्स विल टॉक लेटर। हेलो एवरीवन, सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट वर्क, समथिंग मोर अबाउट वर्क। तो बच्चों बचपन में, ये स्पेशली जो 90s वाले बच्चे हैं उनके लिए है, बचपन में जब पेरेंट्स या कोई मेहमान जब हमारे लिए कुछ टॉयज़ लेके आता था तो हम तो थे एकदम नालायक बच्चे। तो हम क्या करते थे, वो जो कार था, बराबर, उसमें जो भी स्प्रिंग सिस्टम, जो भी रिमोट सिस्टम, जो भी काम करते थे वो तो हम एक दिन में ही ख़त्म करके, ख़राब करके एकदम बैठ जाते थे। उसके बाद से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तो हम क्या करते थे, हम हमारे कार के टॉप पर, बराबर, हमारे कार के टॉप पर हम हमारे कार से एक स्ट्रिंग को टाई कर देते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? एक स्ट्रिंग को हम टाई कर देते थे, स्ट्रिंग को बांध देते थे और उस स्ट्रिंग को यहाँ से खींचते थे तो हमारा कार चलता था, हमारा कार चलता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो ऑब्जर्व करने का है वो ये चीज़ है बच्चों, हमारा कार चलता था। वो कैसे चलता था बच्चों? अगर मैंने स्ट्रिंग को ऐसा बांधा है, तो स्ट्रिंग को बांधा है बच्चों, तो हम फोर्स तो ये साइड पे लगा रहे हैं। हमारा फोर्स जो है जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रिंग है, फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा कार का डिस्प्लेसमेंट था वो इस डायरेक्शन में नहीं था। हमारा जो कार चलता था वो इसी डायरेक्शन में चलता था, वो इसी डायरेक्शन में चलता था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलता था। इज़न्ट इट? जरा इस चीज़ को इमेजिन करो और इस चीज़ को याद करो। जब हम स्ट्रिंग को बांध के खींचते थे तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ऐसे हमारा कार नहीं जाता था, हमारा कार तो हॉरिजॉन्टली चलता था।
मतलब क्या है बच्चों कि फोर्स तो ये साइड पे अप्लाई हो रहा था, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? तो इससे हमें आज ये समझ में आ रहा है कि इस फोर्स का कोई ना कोई एक भाग, कोई ना कोई एक पार्ट इस डायरेक्शन में भी चल रहा था। इसी वजह से ये कार का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ था, क्योंकि हमने क्या देखा, जब कोई फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कोई वर्क होगा, तो उसके लिए फोर्स भी लगना चाहिए, बराबर। और क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी फोर्स लग रहा है, बराबर है। ये कार मूव करेगा आगे यानी फोर्स लग रहा है, बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है एस वो तो ये डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स का कोई ना कोई एक पार्ट इस डायरेक्शन में है, तो उस पार्ट को मैं मान लेता हूँ ऐसा F1, बराबर बच्चों। जो F1 है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आई बात समझ में? अब हम इस ट्रायंगल को जरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं। तो अब याद रखो, ये जो है ये पूरा F1 है और ये जो है आपका ये F है। इसी फोर्स का एक पार्ट इधर भी एक्ट कर रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो अब ऐसा मान लूँ कि ये स्ट्रिंग और ये फोर्स, बराबर, ये फोर्स का एक पार्ट और ये ओरिजिनल फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, यानी ये जो स्ट्रिंग है, बराबर, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और ये डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है बच्चों, क्या बना रहा है? एक एंगल थीटा बना रहा है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ये जो पार्ट है ये आप लोग को अभी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थोड़ा सा सीख लो बच्चों आप लोग, ये ज़्यादा मत सीखो लेकिन थोड़ा सीख लो। एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये B 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल है जो हमारा थीटा है, बराबर। ये एंगल A को मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये थीटा के सामने वाला जो साइड है उसे हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। हम इसे क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड। तो ये वाला साइड है ऑपोजिट साइड। 90 के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइपोटेनियस साइड। और जो बच गया है साइड, जो बच गया है साइड उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग उसको? एडजेसेंट साइड। तो फिर से एक बार, एंगल के सामने वाला साइड को हम ऑपोजिट बोलते हैं, 90 के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो बच गया है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है बच्चों। तो एक रेशियो है ट्रिगो में जो आप 10th में करोगे, अभी फिलहाल आपको नहीं है। तो कॉस थीटा जो है, बराबर, जो कॉस थीटा जो है ये होता है बाय डेफिनेशन एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। एक चीज़ ये जान लो, ओके। दूसरी बात ये है कॉस 0, यानी अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 जो है वो उसका वैल्यू 1 होता है। कॉस 90 जो है, अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। ये 3 वैल्यूज़ भी आपको याद रखने हैं, बराबर। ये अभी मैं एकदम डिटेल में नहीं करा रहा हूँ आपको, बस एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कॉस थीटा का डेफिनेशन याद रखना है कि एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनियस साइड होता है, बराबर। कॉस थीटा अगर एंगल 0 हो गया तो वैल्यू 1 हो जाएगा, एंगल 90 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और एंगल 180 हो गया तो वैल्यू, कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। समझ में आया? ये आपको लेना है। तो बच्चों अब आप ये ट्रायंगल में आ जाओ, कम इनटू दिस ट्रायंगल, ओके। अब ये ट्रायंगल के लिए बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ये थीटा है, इसका ये कौन सा साइड होगा? ये होगा ऑपोजिट साइड, बराबर बच्चों। परपेंडिकुलर ये है, 90 ये है, तो ये कौन सा साइड होगा? ये होगा हमारा हाइपोटेनियस साइड। और बचा हुआ जो साइड है, ये वाला साइड कौन सा होगा? ये हमारा एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में क्या आप कॉस थीटा डिफाइन कर सकते हो? तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन है बच्चों? एडजेसेंट साइड हमारा F1 है, तो ये F1 अपॉन हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड कौन है हमारा? हाइपोटेनियस साइड F है, तो ये आ गया हमारा F। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाई देयरफॉर F जो है इज़ नथिंग बट, या फिर हमारा जो F1 है, F1 इज़ नथिंग बट F कॉस थीटा। तो जो F1 का वैल्यू मिला, यानी जो वो फोर्स है, जो फोर्स,
बराबर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के साइड पर नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, वो फोर्स कितना है इसका एफ कॉस थीटा, ये वैल्यू का एफ कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज़ हो गया। अब वर्क तो हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क हो रहा है। तो वर्क का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? ये केस में वर्क का डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है F1। और डिस्प्लेसमेंट कौन है? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था? S बोला था। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था? S बोला था। देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू F1। हाउ मच इज F1? ये 1 से, ये इक्वेशन 1 से F1 को ले लो, तो F1 है हमारा F cos थीटा इंटू एस। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं वर्क इज नथिंग बट F S cos थीटा। तो ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क का। बच्चों ये क्या हो गया हमारा? एक वर्क का ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, so this is how I have derived the formula for work. If somebody asks you to derive the formula for work, so this is the way to derive the formula for work. You don't need to write this, not at all. This is just for understanding when you'll apply cos theta. So here is the first step, here is the second step, and then this is the third step. So hope you have understood this. For more better understanding, let us take one table and understand them. ऑलराइट बच्चों, तो हमने क्या देखा? वर्क होता है हमारा F S cos थीटा। अब आप ये जान लो कि अगर ये स्ट्रिंग और ये जो F1 पार्ट था, अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाए, ये इसकी तरफ मूव कर जाए पूरा और ओवरलैप कर जाए, तो एंगल क्या बन जाएगा? ये एंगल 0 बन जाएगा। यानी थीटा क्या हो जाएगा उस वक्त? थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा cos ऑफ 0। और cos ऑफ 0 क्या होता है बच्चों? cos ऑफ 0 होता है 1। करेक्ट? तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? W इक्वल्स टू एफ एस cos 0 बिकॉज थीटा इज 0, दैट इज W इक्वल्स टू एफ एस, एफ इंटू एस, क्योंकि cos 0 क्या है? 1 है, तो f इंटू एस इंटू 1, तो ये f इंटू एस हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज़? तो ये जो केस है बच्चों, ये हमने सबसे फर्स्ट केस किया था। और ये केस का मतलब ये है कि आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। इसकी तरह नहीं है कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। करेक्ट है? पूरा का पूरा फोर्स और पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये है, बराबर। तो इसको मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? तो मैं फोर्स भी उधर ही अप्लाई कर रहा हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। फोर्स भी उधर ही अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। करेक्ट बच्चों? तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? ये हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव वर्क का। कौन से वर्क का? पॉजिटिव वर्क का। तो बात याद रखो, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। तो ये पॉजिटिव वर्क का फॉर्मूला है बच्चों, बराबर। इसमें क्या होता है? आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको समझते हैं बात को। तो थीटा क्या था? जब थीटा 0 होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा बच्चों? cos 0 आपका हो जाएगा 1। यस और नो? cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो W इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा क्या हो जाएगा? ये हमने देखा ना, W इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा, बराबर। ये हमने अभी ड्राइव किया यहाँ पर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन जो है यहाँ पर ये है कि फोर्स एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव वर्क। और फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, दे आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों? अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, अगर आपका थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, तो ये थीटा की जगह मैंने 90 लग लिया। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? तो cos थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90। और cos ऑफ 90 क्या होता है बच्चों? cos ऑफ 90 होता है 0। तो W इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा इज एफ एस cos थीटा cos 90, और cos 90 क्या है? 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। f इंटू एस इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0।
तो ये वो केस है कि कॉस थीटा जब 0 होता है, जब थीटा 90 है तो कॉस थीटा 0 होता है और वर्क पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वर्क पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों 0 वर्क का। इसका एग्जाम्पल है ये 0 वर्क का। इसका मतलब ये कि आपका फोर्स बराबर और आपका डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन जो है वो 0 होता है, बराबर। वर्क डन जो होता है वो 0 होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मैं इस मार्कर को बांध के एक रस्सी से ऐसे घुमाऊँ, बराबर, ऐसे ऐसे घुमाऊँ तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो रस्सी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बराबर। जो स्ट्रिंग है इसको अपनी तरफ खींच रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इसको घुमाने के लिए अपनी तरफ खींच रहा है, बराबर। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये जो स्ट्रिंग है उसको परपेंडिकुलर, बराबर। तो आप कोई भी चीज़ को जब ऐसे घुमाते हो रस्सी से बांध के तो वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0, वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द स्ट्रिंग इज 0। या फिर जब कोई जैसे मून है अर्थ के अराउंड घूम रहा है या फिर प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो 0 है। जो टोटल वर्क क्या है बच्चों, वो 0 है। वाई 0, बिकॉज वहाँ पर जो मून को अर्थ खींच रहा है, बराबर, जिस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, उसका डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया वो, और डिस्प्लेसमेंट जो है प्लैनेट्स का, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन, दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा मान लिया जाए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है, तो एक सीधी सी बात है कि अर्थ इस मून को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। पर बच्चों ये ऐसे घूमता है, बराबर, तो इसकी तरफ तो आ नहीं रहा है वो, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है हमेशा हर पॉइंट पर। तो ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है, दोनों परपेंडिकुलर। तो वर्क डन, योर द केस वर्क डन इज नथिंग बट 0। ये केस में वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जब हमारा थीटा जो है वो 180 होता है, तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा विल बी कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 कितना हो गया बच्चों, कॉस ऑफ 180 -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज एफ एस कॉस ऑफ 180, दैट इज एफ एस इंटू -1, दैट इज -fs। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, -fs, दैट इज नेगेटिव वर्क। तो जब ये 180 है तो ये -1 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -fs। जो वर्क है वो क्या हो जाएगा बच्चों, -fs। ठीक है, W इज इक्वल टू -fs, नेगेटिव। समझ में आया। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। ये आपका नेगेटिव वर्क एग्जाम्पल है। इस केस में बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस में होंगे बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, कौन से केस में, नेगेटिव वर्क के केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो दैट इज इट व्हाट वी हैव टू डू विद फोर्स। नाउ द वन ऑफ द पार्ट लेफ्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स, बराबर। तो यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला है, सिर्फ हम यूनिट के लिए जनरल फॉर्मूला लेते हैं, F इंटू एस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो ये न्यूटन मीटर है, क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल J। न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल J। तो समझ में आया। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। और ये SI यूनिट है, SI यूनिट जूल है। समझ में आया बच्चों। वर्क का SI यूनिट क्या है बच्चों, इट इज़ जूल। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस। इसका मतलब क्या हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यहाँ से आप 1 जूल को भी डिफाइन कर सकते हो, बराबर। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन 1 जूल, बराबर। तो हम 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done
when 1 Newton of force is applied on an object and it shows displacement of 1 मीटर। तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा बच्चों? तो जब 1 जूल ऑफ वर्क तब होगा जब हम ये कहेंगे कि भाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है और उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है, उस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो किया है। तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ वर्क इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शोज 1 meter displacement, in that case we can say that the work done here is 1 joule. All right kids, so that is it. Now I hope you people have understood what we were talking about. So here the unit of work is joule. All right, so now बच्चों बस इन चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं वर्क को, एंड देन विल गो टू एनर्जी। तो वर्क में हमने क्या देखा कि एसआई यूनिट जो है वो जूल है, और वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ज होता है, ERG। हमने फिर देखा कि 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है, बराबर, और 1 अर्ज जो होगा वो होगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, बराबर बच्चों। तो अगर कभी आया डेफिनेशन की डिफाइन करो 1 जूल कितना होता है, तो डेफिनेशन कैसा होगा 1 जूल का? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी कॉसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन हियर इज 1 जूल। और 1 अर्ज का डेफिनेशन क्या होगा? तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन इज अप्लाइड टू अ बॉडी कॉसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन द वर्क डन इज 1 अर्ज। अब एक बात याद रखो, 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन, दैट इज 1 लाख डाइन, और 1 मीटर कितना होता है 10⁵2 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। करेक्ट बच्चों? तो अब है जो है वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। करेक्ट बच्चों? तो 1 जूल इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हाउ मच वॉज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज 10⁵5 डाइन इंटू 1 मीटर इज 10⁵2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10⁵5 इंटू 10⁵2, और ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ठीक है ना? व्हाट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर? डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ज होता है। करेक्ट बच्चों? तो ये डाइन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अर्ज, और ये दोनों मिलके कितना हो गया 10⁵7 अर्ज, ये दोनों पावर ऐड हो गया तो 10⁵7 अर्ज। तो 1 जूल इज इक्वल टू नथिंग बट 10⁵7 अर्ज, बराबर बच्चों? ये है कन्वर्जन बिटवीन द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क पर। तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा बच्चों? डिफाइन करो पॉजिटिव वर्क क्या है। तो व्हेन फोर्स, बराबर, एंड displacement are in same direction, then the work done is positive work. Negative work क्या है? When force and displacement are in opposite direction, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, ऐसे ये फोर्स हो गया सपोज, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब ऐसा केस होगा तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो ऐसा केस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ज़ीरो वर्क, फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, बराबर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज ज़ीरो वर्क। ठीक है बच्चों? तो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट वर्क।